अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, लर्नर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अबाउट दूसरा लेक्चर है, क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर था वो भी मेरा माइटोकॉन्ड्रिया के अबाउट था और उस लेक्चर में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री के मतलब बोला और माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अबाउट बोला। और मैंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया पे मैं 2 या 3 लेक्चर मजीद दूंगा जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया पे, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया को सही तरह पढ़ा सकूं या बता सकूं। तो आज मेरा दूसरा लेक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया पे और इंशाल्लाह एक लेक्चर और भी आएगा माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो पिछले लेक्चर में हमने जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री के मतलब बोला, किसने माइटोकॉन्ड्रिया को कब दरियाफ्त किया, किसने उसको फिला का नाम दिया, किसने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट का नाम दिया, किसने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया, किसने इसमें होने वाले ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस को स्टडी किया, तो किसने इसकी केमिस्ट्री के मुतालिक बोला। आज हमारा लेक्चर जो है वो कि हम अगर माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करना चाहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को किन तरीकों से आइसोलेट करेंगे, वो कौन से तरीके हैं जिनकी बुनियाद पर हम माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट कर सकते हैं और ताकि उनको स्टडी किया जा सके। और फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया की केमिकल कंपोजिशन के मुतालिक बोलेंगे और फिर बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के अबाउट बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने लेक्चर के मुतालिक शुरू करें, अपने टॉपिक के मुतालिक मजीद शुरू करें, तो जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो इस मेरे चैनल को जाफर्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इसके साथ अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो आए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक क्या है, 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, माइटोकॉन्ड्रिया के अबाउट है, दूसरा लेक्चर है, 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। कौन से 3 पार्ट्स, जिसमें हम बयान करेंगे इसकी ऑब्जर्वेशन कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात मतलब आइसोलेशन की बात है, दूसरी उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और तीसरी इसमें हम इसके फंक्शंस के मुतालिक बात करेंगे। कौन कौन से, आइसोलेशन के मुतालिक, केमिकल कंपोजिशन के मुतालिक और इसके फंक्शंस के मुतालिक बात करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं आइसोलेशन की, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट करके ऑब्जर्व करने के लिए 3 डायरेक्ट जो 3 मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। उन 3 मेथड्स को इस्तेमाल करके हम माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट करते हैं, उसे अलग करते हैं ताकि उसको स्टडी किया जा सके, या उसको स्टडी करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करने के लिए हम किन 3 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, किन 3 वेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम माइटोकॉन्ड्रिया को इजीली स्टडी कर सकें। तो पहला मेथड कौन सा है, पहला तरीका जो है माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हम माइटोकॉन्ड्रिया की डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब ये मेथड जो है इस मेथड में हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करते हैं, इसमें हम स्टेनिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। और ये स्टेनिंग टेक्निक क्या है, इसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया को लिविंग माइटोकॉन्ड्रिया को, किसको, लिविंग माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या करते हैं, हम स्टेन करते हैं जेनस ग्रीन स्टेन के साथ। किसके साथ, जेनस ग्रीन स्टेन के साथ लिविंग माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करते हैं। अब ये जेनस ग्रीन जो स्ट्रेन है ये क्या है, ये एक बेसिक डाई है जिसे जेनस ग्रीन बी भी कहा जाता है। ये सब्ज कलर जो है वो जैसे ये लगभग लीव्स का कलर होता है,
तो ये उस कलर से मुशाबहत रखने वाला कलर है जैनस ग्रीन बी। ये इसे बेसिक स्टेन कहा जाता है, इसे बेसिक डाई कहा जाता है, जो कि स्टेनिंग टेक्निक में इस्तेमाल होता है और ये हिस्टोलॉजी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। टिश्यूज की स्टडी में, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज, तो टिश्यूज की स्टडी के लिए हिस्टोलॉजी में इस जेनस ग्रीन स्टेन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्टडी करने के लिए, टिश्यूज की स्टडी करने के लिए। अब ये जो टेक्निक है, ये स्टेनिंग, ये जो स्टेन कलर इस्तेमाल किया जाता है, ये 1900 में, 1900 में मिकाएलिस ने, मैंने पहले इसकी हिस्ट्री में बता चुका हूं, मिकाएलिस ने इसको इस्तेमाल किया था जेनस ग्रीन कलर को 1900 में उसने इस्तेमाल किया। और इस कलर की खासियत क्या है? ये कलर की खासियत ये है, इस कलर की खासियत ये है कि ये जब भी स्टेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा मौजूद होती है जिसमें, उसके साथ ये रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके अपना जो कलर है, जो जेनस ग्रीन कलर है, उसको चेंज कर जाता है। उस स्टेन को, उस कलर को ये चेंज कर जाता है। जेनस ग्रीन कलर किस में चेंज हो जाता है? ये चेंज हो जाता है ग्रीनिश ब्लू में। मतलब ये ब्लू जो है वो अपीयरेंस देता है, लेकिन वो डार्क किस्म का, मोर कंसंट्रेटेड ग्रीन कलर होता है, जो कि ब्लूइश जो है वो कलरेशन जो है वो दिखने को उसमें मिलती है, उसकी बात कर रहा हूं। ये जेनस ग्रीन किस कलर में चेंज हो जाता है? ब्लूइश ग्रीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, जेनस ग्रीन ब्लूइश ग्रीन में चेंज होता है, लेकिन क्यों? जहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब ये हिस्टोलॉजी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसे मिकाएलिस ने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए स्पेशली ये इस्तेमाल होता है। ये स्टेनिंग टेक्निक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए स्पेशली इस्तेमाल होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम मौजूद होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम्स मौजूद हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम्स मौजूद हैं, जहां पे क्या करता है कि इस स्टेन को इस्तेमाल किया जाता है और इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम्स की वजह से, इस सिस्टम की वजह से, यहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से इस ऑर्गेनेली में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कलर चेंज कर देता है। इस तरह करके हम इसकी शिनाख्त कर लेते हैं, इसको स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है, फिर बताऊं कि ये 1900 मिकाएलिस ने इसको इस्तेमाल किया था। उसके बाद क्या है? दूसरा है साइटोकेमिकल मार्किंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं, जो एंजाइम मार्कर मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए और उनको एंजाइम्स, उसके लिए इस तरह करके हम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी कर सकते हैं। अब मार्कर एंजाइम्स क्या हैं? मार्कर एंजाइम्स वो प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स हैं जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस करते हैं, वो एंजाइम्स हैं जो, मार्कर एंजाइम्स क्यों कहा जाता है? मार्कर एंजाइम्स उन एंजाइम्स को कहा जाता है जो सेल के अंदर मखसूस हों, या सेल की किसी ऑर्गेनेली के लिए मखसूस हों, या सेल के किसी पार्ट के लिए मखसूस हों, जो उस जगह के लिए मखसूस हों, जिस भी जगह में वो पाए जाते हैं उसके लिए मखसूस हों, वहां पे उनके जो है वो जगह उनके लिए स्पेसिफिक साइट हो। वो चाहे एक सेल हो सकता है, वो चाहे सेल का कोई हिस्सा हो सकता है, वो चाहे सेल की ऑर्गेनेली हो सकती है, या ऑर्गेनेली का कोई एक मखसूस हिस्सा हो सकता है। तो वो एंजाइम जो एक मखसूस जगह पे सेल के अंदर, सेल की ऑर्गेनेली के अंदर, सेल की ऑर्गेनेली में, सेल के मखसूस हिस्सा में पाए जाते हैं, वो उस जगह की मुनासबत से उसके मार्कर एंजाइम्स कहलाते हैं। उस जगह के हिसाब से उसके मार्कर एंजाइम कहलाते हैं। मसलन कि अगर वो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं तो वो आउटर मेम्ब्रेन के लिए मखसूस एंजाइम है, उसके मार्कर एंजाइम है। अगर वो इनर मेम्ब्रेन के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं तो इनर मेम्ब्रेन के मार्कर एंजाइम है। अगर वो इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान पाए जाने वाली स्पेस के दरमियान पाए जाते हैं तो वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के लिए मार्कर एंजाइम्स हैं। और अगर कोई माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंजाइम स्पेसिफिकली पाए जाते हैं तो वो उसके लिए स्पेसिफिक मार्कर एंजाइम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चार रीजन्स की मैंने बात की, आउटर मेम्ब्रेन की, इनर मेम्ब्रेन की
और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस की, जिसे इनर जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। और चौथी चीज जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें डीएनए वगैरह और आरएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं, उसकी बात है। तो इन चारों जगह पे मखसूस एंजाइम पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पाया जाता है, जो कि इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन के लिए एंजाइम, मार्कर एंजाइम कौन सा है? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। आउटर मेम्ब्रेन के लिए मोनोअमाइन ऑक्सीडेज मार्कर एंजाइम के तौर पे कहलाता है। और मैट्रिक्स में पाया जाता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के लिए जो एंजाइम मार्कर के तौर पे इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। जो इसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का मार्कर एंजाइम है, उसकी बात कर रहा हूं। और जो आउटर चैम्बर की बात कर रहा हूं, जो कि आउटर चैम्बर मतलब है कि जो दो मेम्ब्रेन के दरमियान, जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहा जाता है, आउटर चैम्बर भी कहा जाता है, जिसे जो है वो सी फेस भी कहा जाता है, साइटोसोल फेस भी कहा जाता है, ये उसी तीनों एक ही नाम है। तो उसमें मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इनके मुतालिक। तो इसमें जो मार्कर एंजाइम है उसे एडेनिलेट काइनेज एंजाइम के तौर पर जाना जाता है। तो ये मार्कर एंजाइम है, इनकी वजह से भी हम माइटोकॉन्ड्रिया की शनाख्त कर सकते हैं। उसको जो है वो हम स्टडी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो हम कर सकते हैं। अब तीसरा मेथड क्या है इसके लिए? तीसरा मेथड है आइसोलेशन का। हम इसमें आइसोलेशन क्या करते हैं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास दो मेम्ब्रेन मौजूद हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफ्यूजेशन जो है टेक्निक में, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन जो है टेक्निक में, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। उस समय माइटोकॉन्ड्रिया को डाला जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया को डाला जाता है तो क्या होता है कि जो उसकी इनर मेम्ब्रेन है, मैंने ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है जिसकी ये मैंने ब्लू कलर में आउटर मेम्ब्रेन शो की है, आपको नजर आ रही होगी। ये आउटर मेम्ब्रेन जो है मैंने ब्लू कलर से शो की है। इनर मेम्ब्रेन जो है ये मैंने ब्लैक कलर से शो की है, जिसके ऊपर ये मैंने क्रिस्टल बनाए हुए हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, इनकी बात कर रहा हूं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डीएनए भी है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी हैं, और इसके अंदर जो है वो इसके अंदर बाकी मटेरियल भी, इसके अंदर आरएनए वगैरह भी मौजूद है। ठीक है, अब इसको जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन टेक्निक से गुजारा जाता है तो ये इंटरनल रीजन जो है मेम्ब्रेन वाला जो है वो ये थोड़ा स्वोलर हो जाता है, फूल जाता है। इसके फूलने की वजह से क्या होता है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये अलग हो जाती है, और इनर जो मेम्ब्रेन है वो जो है वो अपने साथ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रखती है, वो अलग हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रखने वाली इनर मेम्ब्रेन वो अलग हो जाती है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो अलग हो जाती है। ये मैंने जैसे बनाया है बिल्कुल इस तरह, ये आउटर मेम्ब्रेन अलग हो गई, और जब इंटरनल मेम्ब्रेन अलग हो जाएगी अपने साथ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रखते हुए, तो हम इसको क्या कहते हैं, उस वक्त इसे माइटो जो है वो ब्लास्ट के तौर पे कहा जाता है, इसे माइटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, उसे कहा जाता है, जो इंटरनल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसका नाम है केमिकल कंपोजिशन। तो हम प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया की केमिकल कंपोजिशन बताने जा रहे हैं कि इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं तो कितने फीसद पाए जाते हैं, और कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, और इसके क्या कोई स्पेसिफिक प्रोटीन्स भी हैं जो मखसूस रीजन में पाए जाते हैं, तो कौन कौन से रीजन में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि लिपिड्स पाई जाती हैं, तो लिपिड्स कितने % पाई जाती हैं, और कौन कौन सी लिपिड्स पाई जाती हैं, और उनकी परसेंटेज क्या है। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे हम बात करेंगे कि डीएनए पाया जाता है। चौथी चीज हम बात करेंगे आरएनए पाया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं 65 to 70%। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन की जो कंपोजिशन है, कि उनकी जो परसेंटेज है वो 65 to राउंड अबाउट 70% एक एवरेज है। अब ये वेरी कर सकती है, ये नहीं है कि सब में एक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में पाया जाता है, और सिर्फ एनिमल और प्लांट की बात नहीं है यहाँ पे, एनिमल्स और प्लांट्स के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है उसकी तादाद मुख्तलिफ है। लिवर में इसकी तादाद और होगी,
किडनी में इसकी तादाद और होगी, ठीक है, मसल्स में इसकी तादाद और होगी, ओवम में इसकी तादाद और होगी, स्पर्म में इसकी तादाद और होगी। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो विद एन एनिमल भी ये वेरी कर रहा है, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये तादाद वेरी कर सकती है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकती है प्रोटीन्स की तादाद, लेकिन ये इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा डेविएट नहीं करेगी। वो ये नहीं है कि यहाँ पे 65% to 70%, 65 to 70 बताया गया तो दूसरे में 30% तक हो, ऐसी नहीं है पॉसिबिलिटी, थोड़ी बहुत डेविएट करेगी ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो पाए जाते हैं मुख्तलिफ रीजन्स में उसमें, लेकिन ज्यादा जो है वो उसकी नहीं पाई जाती, इसके फ्लक्चुएशन इसमें नहीं पाई जाती, इसके लेवल में, इसकी कंसंट्रेशन। उसके बाद इसमें लिपिड्स पाई जाती हैं 25 to 30%। लिपिड्स इसमें कितनी पाई जाती हैं? 25 to 30% पाई जाती हैं। इन लिपिड्स में जो 25 to 30% पाई जाती हैं, इनमें 90% तक जो लिपिड्स पाई जाती है ना 25 to 30%, उनकी परसेंटेज की बात कर रहा हूं। उन लिपिड्स में इसकी परसेंटेज 90% फास्फोलिपिड्स हैं। इसमें जो है वो 90% जो है वो फास्फोलिपिड्स हैं, 5% जो है वो कोलेस्ट्रोल हैं, 5% इसमें फ्री फैटी एसिड्स हैं या ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ये जो 25 to 30% लिपिड्स पाई जाती है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, उन लिपिड्स में आगे बता रहा हूं कि मुख्त लिपिड्स की परसेंटेज क्या है। जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज फास्फोलिपिड्स की है जो कि 90% तक पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि ये इसकी जो मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं और आपको पता है कि उसमें फास्फोलिपिड्स पाई जाती हैं, लिपिड्स बायलेयर्स जो हैं वो पाई जाती हैं, इसलिए हाथ से इसकी बात की जा रही है। 5% तक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, 5% तक फ्री फैटी एसिड्स पाई जाती हैं या ट्राइग्लिसराइड्स पाई जाती हैं। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करते हैं तो 0.5% जो इसमें आरएनए पाया जाता है और स्मॉल अमाउंट जो है वो डीएनए की पाई जाती है। और डीएनए ये एक नहीं डीएनए नहीं है, डीएनए की कॉपीज भी इसकी में पाई जाती हैं, ज्यादातर कॉपीज भी हैं वो डीएनए की इसके अंदर पाई जा सकती हैं। उसके बाद क्या है कि अब इसमें जो प्रोटीन्स हैं, मैंने कहा है कि 65 to 70% तक इसमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं, तो उसमें कुछ प्रोटीन जो है वो स्पेशल रीजन में पाई जाती है। एक तो प्रोटीन्स वो है ना जो इसके अंदर मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके तहत इसके लिपिड बाइलेयर में घनसी होती हैं जो प्रोटीन चैनल्स फॉर्म करती हैं या वैसे मौजूद उसमें होती हैं, जो कि उसमें ग्लाइकोलिपिड्स बनाने में, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने में इन्वॉल्व होती हैं, वो तो है ही सही। लेकिन उसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोटीन जो हैं जिसमें मैंने आपको पहले बताया है कि इसके 4 रीजन हैं। एक इसका आउटर मेम्ब्रेन है, इसके इनर मेम्ब्रेन है, एक उन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियानी हिस्सा है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है आपको डिटेल में, और चौथा इसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। इन चारों हिस्से में कुछ मखसूस प्रोटीन्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ मार्कर प्रोटीन्स इसमें पाई जाती हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन में सी रिडक्टेज है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है और फैटी एसिड लाइजेज है। फैटी एसिड लाइजेज जो हैं वो मौजूद हैं, उसमें रिडक्शन करवाने के लिए, कार्बन की रिडक्शन करवाने के लिए सी रिडक्टेज मौजूद हैं। उसके बाद इसमें ऑक्सीडेशन करवाने के लिए मौजूद हैं मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज मौजूद हैं, जो कि अल्टीमेटली सी बात है मुख्तलिफ प्रोटीन्स की ऑक्सीडेशन करवाने में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद आती है इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के आउटर मेम्ब्रेन में और इनर मेम्ब्रेन। अगर ये आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है तो इनके दरमियान जो स्पेस है इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली जगह, कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये वाला जगह जो ये पॉइंट है जिसे मैं ये शो कर रहा हूँ, ये जो रीजन है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। इस आउटर मेम्ब्रेन में हमने पढ़ लिया कि क्या पाया जाता है, ये जो है वो इसके दरमियान इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियानी जो रीजन है इसे इंटर मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन के दरमियानी हिस्सा जो स्पेस कहा जाता है। उसमें कौन कौन से एंजाइम मौजूद हैं? इसमें एडेनिलेट काइनेज एंजाइम मौजूद हैं, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज मौजूद एंजाइम्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा रीजन है इनर मेम्ब्रेन। क्या मौजूद है, क्या हिस्सा है? इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में क्या मौजूद है? एटीपी सिंथेसिस, जहां पे एटीपी की सिंथेसिस होती है। और आपको पता है कि एटीपी प्रोडक्शन के हवाला से ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा मशहूर है, और इसी वजह से क्योंकि ये एटीपी की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है, वो चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल में एटीपी की प्रोडक्शन और भी होती है, लेकिन वो प्लास्टिड्स करते हैं, क्लोरोप्लास्टिड वगैरह करते हैं। मगर प्रॉब्लम ये यहाँ पे दोनों में फर्क है कि जो प्लास्टिड्स हैं वो एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं, वो सनलाइट की एनर्जी को लेके वो उससे जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए करते हैं।
लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये क्या करते हैं कि उन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को, जो वो लार्जर कंपाउंड्स हैं, वो प्रोटीन की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो फैट्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करके वहां से एटीपी पैदा करते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन के जरिए जो है वो एटीपी पैदा करते हैं। एटीपी सिंथेसिस यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद इसमें साइटोक्रोम पाया जाता है, ऑक्सीडेज साइटोक्रोम पाया जाता है जो कि ऑक्सीडेशन करवाते हैं। उसके बाद डीहाइड्रोजनेज जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद चौथा रीजन है इसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है। इसके बाद इसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, इसमें बीटा ऑक्सीडेशन, आपको पता है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में जो पढ़े हुए हैं उनमें भी मैंने आपको बताया था कि बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो फैट्स की करवाई जाती है, फैट्स को तोड़ा जाता है और बीटा ऑक्सीडेशन करवाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे इसमें क्रेब्स साइकिल भी होता है, उसके लिए क्रेब्स साइकिल के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए वो भी मौजूद हैं, जो क्रेब्स साइकिल के लिए एंजाइम्स चाहिए वो भी मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे चूंकि आरएनए और डीएनए मौजूद है, रिप्लिकेशन मौजूद है, तो अल्टीमेटली से बात है कि डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है या उसके लिए डीएनए की कॉपी माने, ये आरएनए बनने जा रहा है क्योंकि राइबोसोम मौजूद है, प्रोटीन बनेंगे। और अगर प्रोटीन बन रही हैं तो फिर अल्टीमेटली से बात है जब डीएनए से आरएनए में बनेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो उसके लिए भी तो एंजाइम चाहिए ना, वो एंजाइम्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे। और इसमें राइबोसोम जो है वो उसके लिए प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए जो एंजाइम है, जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, वो एंजाइम्स भी यहाँ पे इसमें मौजूद होंगे। ठीक है, ये इसकी केमिकल कंपोजिशन थी जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स के हवाले से हमने बात की, लिपिड्स की परसेंटेज के हवाले से बात की, कौन कौन से लिपिड की कितनी परसेंटेज है वो हमने बात की। ठीक है, और इसके अलावा हम बात की प्रोटीन की ओवरऑल परसेंटेज क्या। अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरे अपने सेगमेंट की तरफ इस लेक्चर के, और वो तीसरा सेगमेंट है किसका, फंक्शंस का, कि एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैं कुछ फंक्शंस यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें ये आपको पता है कि सबसे मेन फंक्शन इसका क्या है, एटीपी प्रोडक्शन है। और आप जानते हैं कि एटीपी क्या है, एटीपी जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जो कि जो है यहाँ पे एडिनिन और फास्फोरस, तीन फास्फेट जो है वो उसको साथ मिला के ये अटैच होती है। तो ये तीन फास्फोरस जो है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई का मतलब तीन है, ट्राई का मतलब तीन है, फास्फेट, तीन फास्फेट जब अटैच है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाता है। अब उस तीन फास्फेट में से जो आखिरी फास्फेट है, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक फास्फेट मिले तो वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। वो एक फास्फेट का बॉन्ड टूटने से 7300 मतलब 7300 कैलोरीज एनर्जी पैदा होती है। और ये इतनी ज्यादा एनर्जी है कि जब अगर हम कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़े ना, तो उसके तोड़ने से कार्बन के बॉन्ड तोड़ने से हमें 300 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। हमें कार्बन का कार्बन बॉन्ड तोड़ने से हमें 300 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। लेकिन इस एनर्जी का पैकेट एटीपी को तोड़ने में, उसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ में ये कहा जाता है कि 7300 कैलोरीज एनर्जी है, कुछ में ये 9300 कैलोरीज एनर्जी है। लेकिन ज्यादा जो है बुक्स में मुझे 7300 जो है वो 7300 जो है वो कैलोरीज एनर्जी मिली है, मतलब 7.3 किलो कैलोरीज। 7300 कैलोरीज का मतलब है 7.3 किलो कैलोरीज, जो कि एक कार्बन बॉन्ड टूटने से हमें सिर्फ जस्ट 300 कैलोरीज हमें मिलती है। कितनी? सिर्फ हमें 300 कैलोरीज मिलती हैं। तो इसमें अंदाजा लगाएं कि एक एटीपी से हमें कितनी ज्यादा एनर्जी मिल रही है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, दो फास्फेट वाले में वो कन्वर्ट होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। तो ये एटीपी का जो है वो यूनिट्स हैं जो इसमें एटीपीज पैदा होते हैं। अब इसके बाद आपको बताया है कि इसमें बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स होती है। अब मैं बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो पीछे बता चुका हुआ हूँ पिछले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में उसमें। उसके बाद यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होता है, और क्रेब्स साइकिल की वजह से इसमें एटीपी जो है वो बहुत ज्यादा पैदा होती हैं। और इसी क्रेब्स साइकिल की मौजूदगी की वजह से, पैदा होने की वजह से, जिसने क्रेब्स साइकिल जो है वो दरियाफ्त किया था उसको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। नोबेल प्राइज से नवाजा गया था इसकी क्रेब्स साइकिल की जो है वो दरियाफ्त की वजह से। और इसकी वजह से जो है वो लातदाद एटीपीज पैदा होती हैं, और इन्हीं एटीपीज पैदा होने की वजह से ही, इस क्रेब्स साइकिल की वजह से ही, एटीपीज पैदा होने की वजह से ही
जो है वो सेल को ऑर्गेनेली, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको सेल का जो है वो पावर हाउस कहा जाता है इन एटीपी की प्रोडक्शन की वजह से। उसके बाद क्या है, इसमें हीट प्रोडक्शन और थर्मोजेनेसिस। अब देखो इसमें जितनी एटीपी एनर्जी पैदा हो रही है ना माइटोकॉन्ड्रिया के रिएक्शन के दौरान, जितनी भी एनर्जी पैदा होती है उसका 45% हिस्सा जितनी एनर्जी पैदा होती है माइटोकॉन्ड्रिया के रिएक्शंस की शक्ल में, उसका 45% हिस्सा जो है वो 45% हिस्सा किस में इस्तेमाल होता है, वो 45% हिस्सा इसका इस्तेमाल होता है किसके लिए, एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। मतलब कि 45 जितनी भी एनर्जी इसमें पैदा होती है उसका 45% हिस्सा एटीपी में रिकवर हो जाता है, एटीपी की शक्ल में स्टोर हो जाता है। जो बाकी 55% हिस्सा है वो कहां जाता है? अगर 45% हिस्सा एटीपी की शक्ल में स्टोर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो 100% एनर्जी प्रोडक्शन है उसका 45% हिस्सा, जस्ट 45% हिस्सा, जस्ट 45% वो यूज होता है एटीपी में स्टोर करने के लिए। बाकी 55% हिस्सा कहां पे इस्तेमाल होता है? वार्म ब्लडेड की अगर बात की जाए तो वार्म ब्लडेड में ये 55% हिस्सा जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, उसको होम्योस्टाइज करने के लिए, उसको एनवायरमेंटल टेम्परेचर से बचाने के लिए, उसकी टेम्परेचर जो है वो कंडीशन जो है वो डिमांड को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। कहां पे? इन ऑर्गेनिजम्स में माइटोकॉन्ड्रिया का। फिर बता रहा हूं 100% परसेंटेज एनर्जी की प्रोडक्शन में से 45% एटीपी में स्टोर होता है, बाकी 55% उसकी बॉडी की जो एनर्जी जो है वो डिमांड है उसको पूरा करता है ताकि वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। हाइबरनेशन करने वाले एनिमल्स में बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनको होम्योस्टाइज करने के लिए, उनके टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए बॉडी में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कितना? 55%। उसके बाद है अब ये जो 55% इस्तेमाल होता है तो शोल्डर ब्लेड जो है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो यंग एनिमल्स जो हैं उनके अंदर ये एनिमल जो शोल्डर ब्लेड मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो कहलाता है ये शोल्डर ब्लेड, जिसे स्कैपुला की बोन भी कहा जाता है, इस हिस्से को या इस हिस्से को जो है वो शोल्डर ब्लेड कहा जाता है। तो यंग एनिमल्स में यहाँ पे फैट्स मौजूद होती हैं, उन फैट्स को ब्राउन फैट्स भी कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? ब्राउन फैट्स। उनको ब्राउन फैट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका रंग जो है, उनका जो कलर है ब्राउन, वो माइटोकॉन्ड्रिया की ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से, ज्यादा तादाद की वजह से उनका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है, इसलिए उनको ब्राउन फैट्स कहा जाता है। और ये भी उनके अंदर जो थर्मोजेनेसिस है उसके लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये कि ये अकुमुलेशन ऑफ कैल्शियम जो है उसमें, इसके जो कैल्शियम को अकुमुलेट करने में इस्तेमाल होता है। जैसे कि ओस्टियोब्लास्ट है, उसमें ओस्टियोब्लास्ट में ये जो उसके जो सेल्स हैं ओस्टियोब्लास्ट के, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कैल्शियम की अकुमुलेशन के लिए और फास्फेट की अकुमुलेशन के लिए। आपको पता है कि ये सेल्स ओस्टियोब्लास्ट जो है ब्लड रेलेवेंट सेल्स हैं, तो बोन रेलेवेंट सेल्स हैं, तो ये उनमें ये पाया जाता है। तो उसमें ये कैल्शियम की मिकदार उन्हें ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे ये मौजूदगी जो है इनकी माइटोकॉन्ड्रिया की मौजूदगी कैल्शियम की प्रोडक्शन को, कैल्शियम की अकुमुलेशन को बढ़ा देती है। उसके बाद क्या, बायोसिंथेटिक एनाबॉलिज्म जो है इसमें ये हीम की प्रोडक्शन में, इसमें एग्जांपल देते हैं कि हीम की प्रोडक्शन, हीम ग्रुप आपको पता है कि हीम ग्रुप जो है वो बड़ा मेन और सेंट्रल रोल प्ले करता है किसमें? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है एंजाइम उनको बनाने में। उसके बाद मायोग्लोबिन में, ये हीमोग्लोबिन तो आप लोगों को सबको पता है कि हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल पार्ट है वो हीम ग्रुप का बना होता है, और अगर हीम ग्रुप का सेंट्रल पार्ट उसमें हीमोग्लोबिन में नहीं है तो अल्टीमेटली सी बात है कि हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन लेस हो जाएगी। और आपको पता है कि ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो ये हीम ग्रुप जो है वो सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है किसमें? उसमें हीमोग्लोबिन के अंदर, मायोग्लोबिन के अंदर जो है वो, मायोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर और साइटोक्रोम के अंदर कौन? हीम ग्रुप, और उसकी ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा ये उसके बाद एंजाइम, मैंने आपको कहा था कि F1 पार्टिकल्स में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, उसकी ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी, रिडक्टिव एक्टिविटी में करवाने में मदद देते हैं। अगरचे कि क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में आता है,
ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में आता है। बीटा ऑक्सीडेशन के मतलब मैं पहले बता चुका हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया के जो क्रेब्स साइकिल इसका मतलब मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने बता दिया कि क्रेब्स साइकिल इसमें होता है। जैसे मैं अगले जो बायोएनर्जेटिक्स के रिलेटेड जो चैप्टर्स आएंगे उसमें क्रेब्स साइकिल के मतलब मैं जरूर बताऊंगा। तो इसके साथ अगर आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को जो है वो जरूर आप लाइक भी करें और शेयर भी करें। लेकिन मेरा जो इसका माइटोकॉन्ड्रिया का जो तीसरा लेक्चर है वो इंतहाई आप लोगों के लिए बड़ा मजेदार होने वाला है, क्योंकि मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि उस डिबेट के मतलब बताऊंगा जिसमें कुछ ये कंफ्यूजन आ जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या एक जो है वो ऑर्गेनेली है या फिर वो एक सेल है। उस पर इंशाल्लाह मैं एक मजेदार एक लेक्चर देने वाला हूं, तो जरूर कनेक्टेड रहिए, उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा। अल्लाह हाफिज।